चलो ध्यान दो। तो आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ेंगे 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 के कहानी के बारे में। यानी इसमें हम लोग यह सीखने का प्रयास करेंगे कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 तक भारत में किस प्रकार से लोगों में बदलाव आया, किस तरह से लोगों में के रहन सहन में बदलाव आया, उनके खान पान में बदलाव आया और उनके सोच में बदलाव आया। तो हम लोग जानते हैं कि इस दौरान 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 के दौरान भारत एक गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन जो हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं वो 1600 ईस्वी से पढ़ रहे हैं। इसके पहले यूरोप में जो है पहले ही यानी कि 1500 ईस्वी तक जो है यानी 14वीं शताब्दी के शुरुआत में ही वहां पर पुनर्जागरण हो चुका था। यानी हम लोगों से वो ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका था। कौन? यूरोप जो है हम लोगों से ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका था। मतलब आप देखिए कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये सब देशों में जो चीज पहले होती है वो चीज हमारे यहाँ बाद में आती है। ठीक? हमारे यहाँ अभी 4G है तो उसके यहाँ अभी 8G और 6G है। मतलब वो हमसे थोड़ा ज्यादा ही डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी उसके पास ज्यादा है, यानी हर चीज उसके पास पहले है, उसके बाद हमारे यहाँ वो बाद में आता है। यानी कहीं ना कहीं वो हमसे पहले ही मॉडर्न बन चुका है। उसके खान पान, उनके रहन सहन को हम लोग बाद में अपना रहे हैं, उनके सोचने के तरीके को हम लोग बाद में अपना रहे हैं। वो चीज उसके यहाँ पहले ही आ चुका है। लेकिन आधुनिक बनने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपनी पूरी परंपरा को छोड़ दीजिए। सो कुछ वैसी भी हमारी परंपराएं हैं जो हमारी सही है तो उसको अपनाना भी चाहिए और उसको मानना भी चाहिए, चाहे लोग कितना भी नए जमाने में आ जाए। लेकिन पुराना वाला यदि कुछ सही है तो हमें उस चीज को अपनाना भी चाहिए। ठीक? तो हम लोग यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में भारत का मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पढ़ेंगे 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल जानने का प्रयास करेंगे कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 के बीच भारत का इतिहास क्या रहा, कौन कौन से शासक यहाँ पर आया, कौन कौन सा विदेशी लोग यहाँ पर आया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है? yes. तो हम जैसे बोले कि यूरोप में हमसे पहले मॉडर्न आ चुका था, यानी वहाँ के लोग आधुनिक हमसे पहले हो चुके थे। तो भारत जो है आपको पता होगा 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। यानी अमेरिका कोई भूला हुआ देश नहीं था कि उसको कोई लोगों ने खोज दिया। तो मतलब जल मार्ग से पहली बार कोलंबस ने कहां पर गया? अमेरिका। एक्चुअली वो भारत की खोज में आया था, लेकिन जल के रास्ते में होते होते वो अमेरिका की ओर चला गया तो उन्होंने अमेरिका का खोज कर लिया। ठीक जी। 1498 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत का खोज हुआ। 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया और वह जो था वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया। अब क्या भारत कोई भूला बिछड़ा हुआ देश था क्या? नहीं। खोज उसका किया जाता है जो कभी भूल गया था और वो हमने उसको खोज कर लिया। लेकिन नया रास्ता का खोज इन्होंने किया था, यानी जल मार्ग। यूरोप से वो चला था। वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाली था। उन्होंने जल के रास्ते सबसे पहली बार भारत आया। स्थल के रास्ते पहले भी भारत व्यापार करता था यूरोप से। यानी 5000 साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें भी लोग, भारत के लोग जो है यूरोप के साथ व्यापार करते थे, मतलब स्थल के रास्ते से। जी। लेकिन वास्को डिगामा ने एक नया रास्ता खोजा। वो कौन सा रास्ता खोजा? उन्होंने जल मार्ग खोजा। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए मुख्यतः प्राचीन समय में दो ही रास्ता का प्रयोग करते थे, एक जल मार्ग और दूसरा स्थल मार्ग। बाद में ये एरोप्लेन आया जी। लेकिन उसके पहले जल मार्ग और स्थल मार्ग। लोग पैदल जाते थे एक देश से दूसरे देश व्यापार करने के लिए। उसके बाद नाव आया, कुछ जहाजें आई अच्छी क्वालिटी की। कौन सी जहाजें? जो जल में चलती है, जल मार्ग से चलने वाली जहाजें जो सीप वगैरह है वो सब आया। उसके बाद जल से भी हमें व्यापार करने लगा। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हम लोग जल का रास्ता को अपनाने लगे। तो वास्को डिगामा जो है 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया। वो कौन सा रास्ता का खोज किया था? कौन सा मार्ग का? वो जल मार्ग का खोज किया था।
देखो हम अभी भी बता रहे हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास जितना साल तक पढ़ेगा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। कोलंबस ने किया, अमेरिका का खोज जो है कोलंबस ने किया, और वास्को डिगामा ने 1498 में भारत का खोज किया। अब ये लोग आखिर खोजता क्यों था एक देश को दूसरे देश, अपना देश छोड़ करके ये दूसरे देश के तलाश में क्यों भटकता था? क्योंकि यूरोप में आधुनिकता पहले आ चुकी थी। वे लोग चाहते थे ना, वे लोग एक नीति लाया था। कौन सा नीति? 3G नीति। कौन सा नीति? सिम कार्ड वाला 3G नीति नहीं। 3G नीति का मतलब क्या हुआ? एक G का मतलब हुआ गोल्ड। वैसे देश का तलाश करना है जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा धन संपदा को एकत्रित करके अपने देश ला सकें। तो वे लोग धन एकत्रित करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उस देश की संपत्ति को लूटने के लिए नया नया देश को खोजता था। तो 3G में एक G का मतलब क्या हुआ? गॉड। दूसरा G का मतलब हुआ गॉड। दूसरा G का मतलब गॉड। गॉड का मतलब क्या होता था कि वे लोग ईसाई धर्म के होते थे, यूरोप वाले। तो वे लोग दूसरे देश में जाते थे और अपने गॉड का प्रचार करते थे, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। जैसे भारत आया तो भारत के लोगों को ईसाई बनाओ, श्रीलंका आया तो श्रीलंका के लोगों को ईसाई बनाओ। तो एक G का मतलब गॉड, दूसरा G का मतलब गॉड। वे लोग धर्म परिवर्तन, अपना धर्म का प्रचार करता था। बात समझ रहा है? yes. और तीसरा G से होता है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब क्या होता है कि अपने देश का नाम रोशन करना। पुर्तगाल का है, पुर्तगाल वाला दूसरा देश आया, उस पर कब्जा बना लिया तो उसका अपना रुतबा रहेगा कि हम लोग ऐसे देश के हैं जो 10 देशों को गुलाम बना के रखे हैं, इतने हम लोग अमीर हैं। तो ये सब 3G नीति पर काम करता था। और एक देश अपने देश से निकलता था, दूसरे देश पर जाता था, वहां व्यापार करता था, वहां के लोगों को अपना धर्म परिवर्तन कराता था और अपने देश का नाम रोशन करता था। वे लोग कहाँ के लोग? यूरोप के। तो इसी सिलसिले में ये लोग बहुत सारे देशों का खोज किया, उसी में भारत का भी खोज हुआ 1498। अब ये 1498 ईस्वी में आया भारत। तो हुआ क्या कि इनके आने के बाद कुछ और यूरोप के लोग हमारे देश में आ गए। 1498 में आने के बाद 1595 ईस्वी में डच लोग आया भारत में डच लोग जो आया, कब आया? 1595। और 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग आ गया भारत। अंग्रेज लोग जो है वो भारत कब आया? 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग भारत आ गया। इस तरह से यूरोप के बहुत सारे देश भारत में पहुंचा। स्पेन के लोग भी आया था। सबसे पहले भारत में सबसे पहले कौन सा देश आया? पुर्तगाल। पुर्तगाल लोग जो है भारत में सबसे पहले आया, जो वास्को डिगामा था जी। अब एक क्या है कि वास्को डिगामा जब भारत आया तो केरला में सबसे पहले आया था। वहां पर बहुत सारे मसाले वगैरह लेकर के वो यूरोप गया, पूरा जहाज भर करके वो यूरोप गया। अब यूरोप में जब वो सबको बेच दिया, अपने मसाले वगैरह बेचा, कुछ और भी चीजों को जो यहाँ से लेकर के गया था यूरोप में उसको बेचा, तो उसको 60 गुना फायदा हुआ था। कितना गुना? 60 गुना। भारत के संसाधनों का इतना डिमांड था यूरोप में, तो वे लोग वहां जाकर के अब हल्ला करेगा वो कि जानता है हम 5 रुपए में भारत से लेकर के आए थे और 60 गुना 6 × 5 = 30 यानी 3000 रुपये में हम बेचे भारत में, यानी 60 गुना उसको फायदा हुआ था। फिर क्या हुआ, जब बोलेगा अच्छा वहां पर इतना कमी हो रहा है, तो सब लोग जो है भारत की ओर जहाज में बैठ के चलना। तो बहुत सारे पुर्तगाली लोग आया और सबसे पहले इन्होंने पुर्तगाली लोग, सबसे पहले ध्यान में रखना, पुर्तगाली लोग जब भारत में आए तो सबसे पहले गोवा पर कब्जा किया था। कहां पर कब्जा किया था? गोवा। पुर्तगाली लोग आया तो सबसे पहले गोवा पर कब्जा किया था। और सबसे पहले आने वाला यूरोपीय पुर्तगाली है। भारत में आने वाला सबसे पहले पुर्तगाली कौन है? सबसे पहले यूरोपीय कौन है? भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपीय पुर्तगाली है, मतलब वास्को डिगामा पुर्तगाल का था। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपीय देश कौन था, या फिर कौन सा यूरोपीय सबसे पहले भारत आया? तो पुर्तगाली। अब नाम पूछेगा डायरेक्टली कि कौन आया था, तो आएगा आपका वास्को डिगामा। तो जब पुर्तगाली लोग आए तो सबसे पहले भारत में कहाँ कब्जा किया? गोवा में। और सबसे पीछे जाने वाला यूरोपीय भी पुर्तगाली है।
यानी सबसे पीछे कौन गया? गोवा को वो 1961 में आजाद किया था। गोवा को वे लोग कब आजाद किया था? 1961। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन पुर्तगाली लोग गोवा को कब्जा बना करके रखा था और उसको आजाद कब किया था? 1961। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे पहले आया पुर्तगाली और सबसे लास्ट में भी गया पुर्तगाली। सबसे पहले उन्होंने कब्जा कहाँ पर किया था? गोवा। और सबसे बाद में भी गोवा ही आजाद हुआ है। गोवा कब आजाद हुआ था? 1961। इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, आधुनिक इतिहास में बहुत सारे डेट, बहुत सारे तथ्यों को याद रखना पड़ेगा जो आगे आपको भविष्य में काम देगा, कंपटीशन एग्जाम में भी काम देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लियर हो गए कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली लोग भारत आया और उन्होंने गोवा पर कब्जा किया और गोवा को ये लोग छोड़ा कब? 1961। उसके बाद डच लोग आया 1595 ईस्वी में और 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग भारत पर आया। ठीक। अब अंग्रेज लोग जब भारत पर आया तो हुआ क्या कि ये लोग व्यापार करने के साथ साथ राजनीति भी करने लगा। व्यापार यानी ये लोग पहले फेरी वाला था, घूम घूम करके ये लोग व्यापार करता था। जैसे फेरी वाला लोग नहीं बोलता है कि ले लो डेक्ची कढ़ाई ले लो, ऐसे करता है, उसी तरीके से वे लोग करता था, घूम घूम के व्यापार करता था। अब वहां का जो राजा था, इंग्लैंड का जो राजा था जेम्स प्रथम, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड का जो राजा था वो था जेम्स प्रथम। उन्होंने 1603 ईस्वी में एक राजदूत को भेजा जिसका नाम था हॉकिंस। नाम क्या था उसका? हॉकिंस। अब ये अपने इंग्लैंड से निकला 1603 ईस्वी में। इंग्लैंड से निकला कब? 1603 ईस्वी में। और 1603 ईस्वी में भारत का राजा था अकबर। 1603 ईस्वी में भारत का राजा कौन था? अकबर। तो जेम्स प्रथम ने अकबर को चिट्ठी भेजा कि हम अपने एक राजदूत को भेज रहे हैं, ये लोग वहाँ थोड़ा व्यापार करेगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब अकबर भी राजा है, जेम्स प्रथम भी राजा है, तो एक राजा दूसरे राजा का कहना थोड़ा सा मानेगा, वो व्यापार ही तो कर रहा है और क्या दिक्कत है, बेचेगा आकर के। तो उसको जब 1603 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को भेजा तो उसको भारत आते आते 1608 ईस्वी में वो भारत पहुंचा। जी। वो भारत कब पहुंचा? 1608। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है कि हॉकिंस भारत पहुंचा था 1608 ईस्वी में। वो आया निकला था अपने घर से 1603 ईस्वी में ही। अब वो 4G का जमाना नहीं था उस समय। धीरे धीरे सीप चल रही है, कहीं और रुका कोई बंदरगाह में, उसके बाद कहीं और आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो 1603 ईस्वी में निकला था, भारत पहुंचा 1608। तो भारत में हॉकिंस कब आया? 1608 ईस्वी में। अब ये चिट्ठी लेकर के आया था अकबर के नाम पर, लेकिन अकबर का मृत्यु हो गया था 1605 में। अकबर का मृत्यु हो गया था 1605 में। और जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो नया राजा आ गया था 1608 ईस्वी में, वो था जहांगीर। अब ये अकबर का फरमान लेकर के जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि हॉकिंस जो है वो किसके दरबार पे पहुंचा था? लेकिन वो सोच के आया था कि हम अकबर से मिलेंगे, लेकिन वो जब आ रहा था उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसको भेजा कौन था हॉकिंस को? जेम्स प्रथम। अब जहांगीर के दरबार पे आया और उनको बोला कि हम कुछ व्यापार करना चाहते हैं, कुछ हम बेचना चाहते हैं। तो उसको उन्होंने अनुमति दे दिया, ठीक, कि आप बेच सकते हैं। अब उसको फैक्ट्री लगाने का अनुमति दे दिया, यानी जिसको हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से फैक्ट्री लगाने का अनुमति मिल गया। किसने ये अनुमति दिया? जहांगीर ने दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है हम लोग 1600 ईस्वी में मानते हैं, अंग्रेज लोग आया था, लेकिन जहांगीर उसको आदेश दिया 1608 ईस्वी में, ठीक। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी से बेच रही थी, लेकिन उसको लाइसेंस दिया जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर उसमें स्ट्रॉन्ग राजा था ना, मुगल डायनेस्टी का, अकबर के खानदान का है वो, ठीक ना। बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, तो इतने बड़े खानदान के हैं वो। और भारत का सबसे मजबूत राजा था। तो अब कहीं कहीं तुम नया पहली बार जाएगा और शुरू में ही बगावत करेगा तो चलेगा क्या?
तो जहांगीर ने उसको बोला ठीक है, आप अपनी फैक्ट्री को लगा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले फैक्ट्री लगाने का आदेश जहांगीर दिया था, और कहाँ पर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री बनाने का काम कहाँ पर स्टार्ट किया? सूरत में। कब किया? 1608 ईस्वी में। कब किया? 1608 ईस्वी। लेकिन जहांगीर को फिर लगा कि शायद ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने उस काम को रोक दिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले फैक्ट्री लगाने का आदेश कब मिला? 1608 में। कहाँ पर मिला? सूरत में। लेकिन जहांगीर ने बीच में इस काम को क्या कर दिया था? रोक दिया। फिर क्या हुआ कि दूसरा फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में इसको लगाया गया, और ये बन के तैयार हो गया था 1611 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो बन के पूरी तरीके से तैयार हो गई वो थी मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री, और वो कब बनी थी? 1611 में। फिर से ये काम जो बंद हुआ था, इस काम को भी पूरा किया गया 1613 ईस्वी में। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि पहली फैक्ट्री लगाने का काम 1608 ईस्वी में हुआ सूरत में, लेकिन पूरी तरीके से बन के तैयार ये नहीं हुआ था। सबसे पहले कौन बन के तैयार हो गया? मसूलीपट्टनम का फैक्ट्री सबसे पहले तैयार हो गया। उसके बाद ये जो काम बचा हुआ था इसको भी 1613 ईस्वी में करके कंप्लीट कर दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में फैक्ट्री कहाँ बनवाया? तो सूरत में बोलना। पहले बन के ये तैयार हो गया था, लेकिन बनाने का काम सबसे पहले सूरत में ही हुआ। इतना क्लियर है? सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में बनना शुरू हुआ था, है ना। इसमें कुछ विवाद हुई तो फिर मसूलीपट्टनम में ये बनना शुरू हुआ, जो 1611 ईस्वी में कंप्लीट हो गया, और सूरत का फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कंप्लीट हुआ। क्लियर है यहाँ पर? अब क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो राजा था जेम्स प्रथम, वो काफी ज्यादा खुश था कि हमारे द्वारा भेजा गया राजदूत वहां पे प्रोग्रेस कर रहा है, फैक्ट्रियां बनवा रहा है। और फिर भारत में भी लोग आकर के करता क्या था कि यहाँ के जो संसाधन होते थे उसको क्या करते थे? प्रयोग करते थे फैक्ट्रियों में, उसको कन्वर्ट करते थे। जैसे चीनी, गन्ना हो गया तो गन्ना से चीनी बनाते थे, कपास हो गया तो कपास से फिर कपड़ा बनवाते थे, और जो चीजें यहाँ नहीं बन पाती थी उसको इंग्लैंड लेके जाता था, और इंग्लैंड में फिर बनाता था, और फिर भारत में आकर के बेचता था, या फिर यहाँ से कच्चे चीजों को लेकर के जाता था और यूरोप में जाकर के बेचता था। इस तरह से वे लोग व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा था। कौन लोग? अंग्रेज लोग काफी ज्यादा पैसा कमा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? 1615 ईस्वी में एक और राजदूत भारत आया जिसका नाम था थॉमस रो। ये भारत आया कब? 1615। ये भी किसके दरबार में आया? ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा राजदूत जो इंग्लैंड से आया भारत, वो कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। और ये भी किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और इस तरह से क्या हुआ कि जहांगीर उसके सपोर्ट में था कि ठीक है, व्यापार करने आए हो तुम, व्यापार करो। कौन जानता था कि आने वाले समय में ये हमारा बादशाह बन जाएगा, ठीक ना। तो व्यापार कर रहा था ये लोग। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे डेवलप करते गई, विकास करते गई, व्यापार करते गई, और जितना ज्यादा इसका व्यापार फैलते गया, जितना ज्यादा इसका बिजनेस होते गया, उतना ज्यादा ये रुपये पैसे कमाने लगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गया। यानी ये जो काफी ज्यादा व्यापार के माध्यम से ये काफी ज्यादा अमीर हो रहा था। कौन? ईस्ट इंडिया। अब पैसे जब इसके पास ज्यादा होने लगे तो बड़े बड़े फैक्ट्रियां और भी खोलना शुरू किया। भारत के लोग भी जब जो फैक्ट्री खोलते थे तो फैक्ट्री से जब सामान बनता था ना, उसको ये लोग क्या करता था? पूरे सामान को खरीद लेता था, उसके बाद फिर उचित दामों में बेचता था। यहाँ व्यापार करने के लिए आ रहे थे और बहुत सारी संपत्तियों को, यहाँ से संसाधनों को लेकर के जाता था, यूरोप में बेचता था, जहाँ पर उसको काफी ज्यादा मुनाफा होता था।
और फिर यदि जो यहाँ पर नहीं बनती थी उसको यूरोप के फैक्ट्री में बनाता था और भारत में आकर के भी बेचता था। यानी संपत्ति हमारी थी, सब कुछ हमारा था, मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग करते थे, बनाते भी हम लोग थे। ऐसा नहीं कि वे लोग मजदूर भी वहीं से लेकर के आया था, तो मजदूर भी हमारा ही देश का था, बनाता था भारत के लोग, संपत्ति भी था भारत का। वे लोग सिर्फ व्यापार करता था, उसको ऊंची दामों में बेचता था, काफी कीमत में उसको बेचता था, जिससे उसको काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था। धीरे धीरे ये पूरे भारत में व्यापार करने का प्लान बना लिया। इसका शुरुआत मसूलीपट्टनम और सूरत से हुई थी, लेकिन ये समझ में आ गया कि जब हम दो राज्यों में व्यापार करते हैं, दो शहरों में व्यापार करते हैं, तो हमें 60 गुना फायदा होती है। जब पूरा भारत में व्यापार करेंगे तो कितना फायदा होगा। तो ये लोग व्यापार करने का पूरी तरीके से प्लान बना लिया। और इस दौरान में हुआ क्या कि जहांगीर की भी उन्होंने मदद लिया, छोटे छोटे राजाओं का भी उन्होंने मदद लिया, और पूरे भारत में घूम घूम करके व्यापार करने लगा। अभी देखो स्थिति क्या है, वे लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, उसका मालिक भारत के लोग हैं। अभी भी राजा लोग उसका मालिक है, वो हमारा मालिक अभी बना नहीं है। इतिहास में एक पढ़ेगा 1632 ईस्वी में अंग्रेजों का सबसे पहले एक बेहतर मौका मिला, जिसको कहते हैं सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान। फरमान का मतलब होता क्या होता है कि देखो वो राजा ऐसा फरमान जारी किया है, ऐसा होता है ना। तो सुनहरा फरमान क्या होता है कि 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान मिला। वो सुनहरा फरमान क्या था कि वो गोलकुंडा में जाकर के व्यापार करने का आजादी मिला, बिना टैक्स दिए। कहाँ पर? गोलकुंडा साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में गोलकुंडा है। वहां पर अंग्रेजों को आदेश मिला कि आप जाइए और वहां पर व्यापार कीजिए फ्री होकर के, यानी व्यापार कीजिएगा तो वहां आपको कोई टैक्स नहीं। इसके पहले वो जहां भी काम करता था अंग्रेज लोग, वहां पर उसको टैक्स मिलता था, ठीक है। लेकिन 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी हुआ। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब मिला था? 1632 ईस्वी में। उस सुनहरा फरमान में क्या था कि आप जाइए गोलकुंडा में व्यापार कीजिए, आपको वहां पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको पहली बार मौका मिला कि बिना टैक्स दिए हमको क्या करना पड़ रहा है? व्यापार करना पड़ेगा। अब उस समय 1632 ईस्वी में भारत में दो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एक पुर्तगाली लोग और दूसरा इंग्लैंड के लोग, यानी अंग्रेज लोग, ठीक ना। ये लोग जो था भारत में काफी ज्यादा मजबूत था, पुर्तगाली और इंग्लैंड। और ये दोनों के बीच कंपटीशन चलता था। पुर्तगाली लोग सोचता था कि हम बेहतर तरीके से व्यापार करें, भारत पर कब्जा हम करें, और अंग्रेज लोग सोचता था कि भारत पे कब्जा हम करें। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज राजा जो था चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी किया उस समय, ठीक है। अब अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच रिश्ता बना, वहां पर उसका असर पड़ गया भारत में कि लड़ना नहीं है, सब दामाद हो गया मेरा इंग्लैंड वाला, है ना। पुर्तगाली जो है हम लोग का बहू बन गया है, आपस में झगड़ा करना नहीं है। धीरे धीरे अंग्रेज लोग इस तरह से हावी हुआ भारत पे, पुर्तगाली लोग थोड़ा बहुत साइलेंट में चला गया। और इस तरह से व्यापार जो है, जहां पर पुर्तगाली लोग करता था, इंग्लैंड वाले के साथ कंपटीशन कर रहा था, अब वे लोग कंपटीशन करना छोड़ दिया, क्योंकि इंग्लैंड का जो राजा था और पुर्तगाल का जो राजा था आपस में दोस्त हो गया था, है ना। तो यहाँ पर झगड़ा करके उन लोगों को फायदा नहीं था। तो वे लोग क्या हुआ, धीरे धीरे मसूलीपट्टनम, सूरत जो है ना, सूरत बंदरगाह जो है एक ऐसा बंदरगाह है जहाँ पे सूरत जो है गुजरात में है, ठीक है। वहां पर एक बंदरगाह भी है सूरत, ठीक ना। वहां से क्या होता था, आराम से जहाज में पूरा भारत का सामान ला दो और उसको यूरोप लेके जाओ। तो सूरत में तो व्यापार कर ही रहा था, मसूलीपट्टनम में भी वो व्यापार कर रहा था, ठीक। अब क्या हुआ, जब पुर्तगालियों के साथ उनकी थोड़ी बहुत दोस्ती बनी ना, तो मुंबई में भी वो व्यापार करने लगा। और उस समय 3 प्रमुख स्थान था। एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, सबसे प्रमुख स्थान जो था वो था बंगाल प्रेसिडेंसी। दूसरा जो था मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरा कौन सा? मद्रास प्रेसिडेंसी। और तीसरा था मुंबई प्रेसिडेंसी। यानी 3 प्रेसिडेंसी थे, उसमें से वो
और मुंबई में भी व्यापार करने लगा था। अब उसको मतलब ये ध्यान में रहा कि मुझे बंगाल में भी व्यापार करना चाहिए। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी था उस समय। पूरा झारखंड, बिहार, आसाम, आज का बांग्लादेश, ये सब बंगाल प्रेसिडेंसी में था। तो बहुत ज़्यादा आबादी था बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो यहाँ पर उन्होंने व्यापार करने को सोचा। तो उस समय उसको 3000 रुपया वार्षिक कर अर्ली 3000 रुपया वो भारत के शासक को देता था, मुगल डायनेस्टी को देता था। कितना रुपया? 3000 रुपया देता था। और इसके बदले में वो बंगाल में व्यापार करता था। क्वेश्चन ध्यान में रख लेना है। बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए उसको 3000 रुपया देना पड़ता था। कितना रुपया? 3000 रुपया देना पड़ता था। तो बंगाल में वो व्यापार करना शुरू किया। और मुंबई में जब वो व्यापार करना शुरू किया ना, तो उसको 10,000 रुपया वार्षिक कर, मुंबई में व्यापार करने के लिए उसको 10,000 रुपया भरना पड़ता था। मतलब 10,000 रुपया उस साल में एक बार देता था और पूरा साल भर क्या करता था? व्यापार करता था। उसी तरह से बंगाल में 3000 रुपया देता था। उसके बाद वहां पर क्या करता था? व्यापार करता था। लेकिन इस समय क्या हुआ, धीरे धीरे ये लोग व्यापार करके अपने आप को तो मजबूत बना लिया था। और उसमें भारत के शासक भी तो मजबूत थे। जहांगीर का समय चल रहा है, कोई लिरवा गिरवा नहीं है, समझ आ रहा है ना? उसके बाद आया फिर कौन? जहांगीर के बाद शाहजहां। वो भी मजबूत शासक था। तो अंग्रेजों को चलने नहीं दे रहा था। बाबू तुम व्यापारी करना है, तुम व्यापारी करो। वे लोग डरता था उन लोग से। उसके बाद आया कौन? औरंगजेब आया, है ना? औरंगजेब कब आया? 1758 में जब आया, औरंगजेब जो है वो 1658 में आया। तो 1658 में जब आया तो वो भी मजबूत राजा था। अब उसके भी आमने सामने अंग्रेज लोग डरते थे उस सबसे भी। मतलब ये उस समय व्यापार कर रहा था जिस समय मुगल डायनेस्टी टॉप में था। अकबर ने उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक मुगल डायनेस्टी को फैला दिया था। जहांगीर भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा था। शाहजहां भी मजबूत था। औरंगजेब आया, वो भी और भी मजबूत था। तो व्यापार सिर्फ कर रहा था यहाँ पर अंग्रेज। हम लोगों को राजनीतिक गुलाम ये सब बनाया नहीं था। फाइनली फिर क्या हुआ, 1717 ईस्वी तक, 1717 इसको हम लोग कहते हैं उत्तर मुगल काल की शुरुआत। 1707 ईस्वी में ही उत्तर मुगल काल का शुरुआत हुआ। 1707 ईस्वी। इसके पहले अंग्रेज लोग जो है सिर्फ व्यापार कर रहा है। क्योंकि उस समय जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था। ये लोग मजबूत शासक था। आसान नहीं था कि अंग्रेज लोग उस सबको कैद कर ले, ऐसा आसान नहीं था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल डायनेस्टी कमजोर हो गया था। औरंगजेब के बाद वैसा कोई मजबूत राजा आया ही नहीं जो अंग्रेजों को ज्यादा चैलेंज दे सके। तो अब ये लोग व्यापार करने के साथ साथ हम लोगों को थोड़ा गुलाम बनाने का भी शुरुआत करने लगा। 1717 ईस्वी में मुगल डायनेस्टी का जो राजा था वो था फर्रुखसियार। 1717 ईस्वी में मुगल डायनेस्टी का जो राजा था औरंगजेब के बाद, वो कौन था? फर्रुखसियार था। अब ये ज्यादा कोई खास मजबूत राजा नहीं था। बंगाल में इसकी पकड़ धीमी पड़ गई थी। मतलब बंगाल में ये शासन नहीं कर पा रहा था फर्रुखसियार। तो 1717 ईस्वी में उन्होंने एक फरमान जारी किया कि आप बंगाल में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान में रखना है, अंग्रेजों को बंगाल में जाकर के व्यापार करने का आदेश फर्रुखसियार ने दिया था। कब दिया था? 1717 ईस्वी में। अब वहां पर जाके उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। अब व्यापार करना शुरू किया तो क्लियर समझ लेना है कि फर्रुखसियार जो है औरंगजेब की तरह, जहांगीर की तरह, शाहजहां की तरह कोई खास मजबूत शासक नहीं था। उस समय व्यापार करने की, जब वो बंगाल में जब वो व्यापार करने लगा, कई सालों तक व्यापार किया। तो 1756 ईस्वी में, कब? 1756 ईस्वी में बंगाल का जो नवाब था वो था अलवर्दी खां। अलवर्दी खां, इसकी मृत्यु हो गई 1756। बंगाल का जो नवाब था अलवर्दी खां, उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जब अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो हम लोग पढ़ते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा।
अब इसका एक भी राजा नहीं था, इसका खाली 3 गो बेटी था। अलवर्दी खां का कितना पुत्री था? 3 पुत्री था। अब इसका कोई लड़का नहीं था। तो एक बेटी का शादी जो पटना में हुआ था, उसका उस बेटी का एक बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला कहाँ का रहने वाला था? पटना का रहने वाला था। सिराजुद्दौला जो है वो अलवर्दी खां का बेटी का बेटा था और वो पटना का रहने वाला था। अब सिराजुद्दौला को जो है नवाब बनाया गया। तो सिराजुद्दौला जो है वो नवाब कब बना? 1756 ईस्वी में ये बंगाल का नवाब बन गया। सिराजुद्दौला जो है अलवर्दी खां का बेटा नहीं था। अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, उसी में से एक पुत्री का बेटा था सिराजुद्दौला खां। इसको बंगाल का नवाब बनाया गया 1756 ईस्वी में। अब जब इसको 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया तो बंगाल में अंतरिम कला शुरू हो गया, आंतरिक कला शुरू हो गया। मतलब जैसे इसकी 3 बेटियां थी, अब एक बेटी को तो सीधा 0 से हीरो बना दे रहा है और बाकी 2 बेटियां जीरो से। अब उस सबको थोड़ा सा जलन हुआ होगा, बहन है तो क्या दिक्कत हुआ। आखिर बात है नवाब बनने का कि किसका बेटा नवाब बन रहा है, तो मेरा बेटा नवाब बन, है ना। तो आपस में ही जलन होना शुरू हो गया। तो आंतरिक कला अधिक होने के वजह से सिराजुद्दौला को उसके राज दरबार के लोग ही ज्यादा महत्व नहीं देते थे। तो हुआ क्या कि अंग्रेज लोग जो है ना, इस पे आक्रमण करने का प्लान बना लिया। इसको हम हरा देंगे सिराजुद्दौला को। अब उन्होंने जब ये सबसे पहले जब ये राजा बना 1756 ईस्वी में, तो 1756 ईस्वी में कोलकाता में एक है विलियम फोर्ट। विलियम फोर्ट, ये फोर्ट जो है, किला जो है कहाँ पर है? कोलकाता में। विलियम फोर्ट जो है कोलकाता में है और इस फोर्ट पर 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। और विलियम फोर्ट अंग्रेजों का था। यहाँ पर कब्जा कर लिया कौन? सिराजुद्दौला ने। ये बात जो है दक्षिण भारत में रॉबर्ट क्लाइव को पहुंचा। रॉबर्ट क्लाइव क्या था? उस समय का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। अब रॉबर्ट क्लाइव को जब सूचना मिला कि ये जो सिराजुद्दौला है विलियम फोर्ट को कब्जा में कर लिया है, कोलकाता में जो विलियम फोर्ट था उसको वहां कब्जे में कर लिया है, तो इन्होंने अपनी सैनिक को भेजा बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव अपने सेना को कहां भेजा? बंगाल। सेना को जब इन्होंने बंगाल भेजा तो सबसे पहले इन्होंने प्लान बनाया कि सिराजुद्दौला के घर में ही झगड़े हैं, तो उसके घर वाले लोगों को सबसे पहले अपने में मिलाया। जैसे उसका मौसी सब था, उसका और मौसेरा भाई सब था, है ना। कुछ रुपये पैसे वाले लोग थे और उसका जो सेनापति था वो था मीर जाफर। मीर जाफर किसका सेनापति था? सिराजुद्दौला का। ये भी जो है पैसे में बिक गया था। अंग्रेज लोग उसको कुछ पैसा दिया। अब उन्होंने बोला कि ठीक है तुम युद्ध करना सिराजुद्दौला के खिलाफ, लेकिन युद्ध में वो सिराजुद्दौला को मन से लड़ाई नहीं किया, वो अंग्रेजों को ही साथ दिया। अब जिस राजा का सेनापति ही अपने राजा का साथ नहीं देगा तो निश्चित है कि वो हारेगा। तो 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, और 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो है वो हार गया, क्योंकि उनका सेनापति भी साथ नहीं दे रहा था, आयन भी बहुत सारे लोग उसको साथ नहीं दे रहे थे। या वो युद्ध जो है बंगाल के पलासी नामक जगह पर हुआ था। यह युद्ध जो है बंगाल के पलासी नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को भारतीय इतिहास में पलासी का युद्ध कहा जाता है। तो पलासी का युद्ध कब हुआ? 1700 अंग्रेजों और किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध ने क्या कर दिया? इस युद्ध का ये प्रभाव पड़ा कि अंग्रेज लोग अब बंगाल पे कब्जा कर लिया। अंग्रेज लोग पहले राजा के अधीन में रहता था, अब उन्होंने राजा को ही हरा दिया तो अंग्रेज लोग अब हमारा राजा बन गया। यानी झारखंड, बिहार, बंगाल, आसाम, आज का बांग्लादेश, यहाँ पर वो शासन करता था सिराजुद्दौला। अब यहाँ का राजा कौन बन गया?
यहाँ पर अब वो शासन करने लग गया। तो 1757 का युद्ध, कभी कभी भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि किस युद्ध ने अंग्रेजों को सबसे अधिक फायदे पहुंचाई, तो वो था प्लासी का युद्ध, जो कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब वहां पर अब वो व्यापार भी करेगा और हम पर गुलाम भी करेगा। शासक का मतलब क्या होता है? शासक हम उसे कहते हैं जो हम पर नीतियां बनाता है और उसी के नीति के अनुसार हमको चलना पड़ता है। जैसे अभी मोदी सरकार है और वो कुछ नियम बनाएगा तो उसी के नियम को हमें पालन करना पड़ेगा। वो यदि बोले कि बाएं जो है मत चलो, दहिना में चलो, ट्रैफिक रूल बदल देगा वो, तो हम दाएं की ओर से चलेंगे। ठीक ना? तो अब वो नीतियां भी बनाने लगा। आगे क्या है? अब बंगाल जो है वहां का शासक तो समाप्त हो चुका है, सिराजुद्दौला हार चुका है। अब उसका जो सेनापति था, वो सेनापति कौन था? मीर जाफर। इसको वहां का नवाब बना दिया गया। बंगाल का नया नवाब 1557 ईस्वी में बनाया गया, वो कौन था? 1757 ईस्वी में नया नवाब बनाया गया, वो कौन था? मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया। अब ये मीर जाफर जो था, क्योंकि अंग्रेजों को मदद किया था ना, तो अंग्रेज को जब इन्होंने मदद किया था तो नतीजा क्या हुआ कि मीर जाफर को एक फायदा हुआ कि उसको नवाब बना दिया गया, लेकिन ये कठपुतली वाला सरकार था और मीर जाफर अंग्रेजों के अनुसार ही चलता था। बात समझ में आ रहा है? मीर जाफर अंग्रेजों के हिसाब से ही चलता था। वो जैसे बोलते थे अंग्रेज लोग वैसा ही ये करता था। तो 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक मीर जाफर वहां का नवाब रहा, बंगाल का नवाब। 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक। बीच में क्या हुआ कि एक मीर कासिम नाम का एक व्यक्ति था। मीर कासिम नाम का व्यक्ति था। उन्होंने अंग्रेज को बहकाया। क्या बहकाया? कि मीर जाफर को आप लोग नवाब बनाए हैं, ये भी कोई नवाब है? हमको नवाब बनाओ, हम इतना रुपया कमा के देंगे आपको, है ना, अंग्रेजों का नाम और ऊंचा कर देंगे। तो अंग्रेजों को लगा चलो एक मौका इसको भी देते हैं। तो मीर जाफर को हटा करके 1760 ईस्वी में ही मीर कासिम को क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब बनाया गया मीर कासिम को 1760। अब जो व्यक्ति एक दूसरे का चुगली करेगा तो राजा बनने के बाद तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। वो क्या करने लगा? मीर कासिम अंग्रेजों का आज्ञा का पालन नहीं करने लगा। जैसे चाहे वैसे नियम कानून अपने से वो बनाना शुरू कर दिया। कौन? मीर कासिम। अब अंग्रेजों को डाउट हुआ भैया कि ये मीर कासिम हमारे अंदर रहने वाला नहीं है। तो ये लोग बदलने का प्रयास करने लगा कि ये नवाब बदलना पड़ेगा। तब तक ये भी पूरी तरीके से प्लान बनाया था कि अंग्रेजों को हराना, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया? 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी में ये लखनऊ गया। अवध, जिसको हम लोग अवध कह सकते हैं, ये कहां पर गया? लखनऊ गया, अवध गया। और अवध का जो राजा था वो था सजुदौल्ला। सिराजुद्दौला अलग है, सजुदौल्ला ये अलग है, सजुदौल्ला ये अलग है। अवध का नवाब जो था वो था सजुदौल्ला। अब इसके पास गया और इसके साथ उन्होंने गठबंधन किया कि हम लोगों को मिल करके हराना है अंग्रेजों को। तो ये लोग अपना प्लान बना ही रहा था। तो 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस सब दोनों पर आक्रमण कर दिया, मीर कासिम और सजुदौल्ला। यह युद्ध जो है, यह आक्रमण जो है बक्सर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बक्सर में हुआ था। इसलिए इसको बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? 1764। अंग्रेज और सजुदौल्ला या फिर मीर कासिम कह सकते हैं, उसके बीच में यह युद्ध हुआ था। इसमें भी ये लोग हार गया। अब ये दोनों युद्ध ने ये तय कर दिया कि
असल में किंग मेकर अब कौन बनने वाला था? मीर जाफर। अंग्रेज। दोनों को हरा चुका था वे लोग, बंगाल वाले को भी हरा चुका था और अवध वाले को भी हरा दिया। और उस समय कोई बड़ा शासक नहीं था भारत में। मुगल डायनेस्टी लगभग पतन की ओर था। मुगल डायनेस्टी में अब उतना कोई खास स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था, ठीक ना, जो अंग्रेजों का सामना कर सके। तो कभी मतलब भारतीय इतिहास में आधुनिक इतिहास बहुत लॉन्ग हम लोगों को पढ़ना है। अभी 1764 ईस्वी तक है। इतना तक आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर लो कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया 1498। ये कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का खोज कौन किया था? कब किया था? भारत मतलब भारत पर जो है अंग्रेज लोग कब आया? 1600 ईस्वी में। सबसे पहले कौन सा अंग्रेज राजदूत भारत आया? हॉकिंस आया। कब आया? 1608 ईस्वी में। ये जो है अकबर के लिए आया था, लेकिन बीच में ये आते आते अकबर मर चुका तो जहांगीर के दरबार में आया। तो क्वेश्चन आएगा कि जो है सबसे पहले राजदूत किसके दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में आया था। उसके बाद जहांगीर ने फैक्ट्री लगाने का आदेश दिया। कब दिया? कहाँ पर दिया था? सूरत में दिया था। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर? दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में दिया था। तो प्रश्न आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाया? तो सूरत ही बोलते हैं, सूरत बताएगा, ठीक ना। फिर 1615 ईस्वी में कौन भारत आया था? टॉमस रो 1615 ईस्वी में वो भारत आया। 1632 ईस्वी में क्या हुआ कि गोलकुंडा में टैक्स फ्री व्यापार करने का आदेश दिया कि कोई टैक्स नहीं देगा, तुम व्यापार करो, ठीक। उसके बाद ये लोग व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में वहां पर रिश्ता बना था। उसका असर भारत में भी पड़ा। बंगाल प्रेसिडेंसी में व्यापार करने के लिए वे लोग कितना रुपया देता था? 3000 रुपया। और मुंबई प्रेसिडेंसी के लिए अब धूमधाम से ये लोग व्यापार पूरा कर रहा था। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई है ना। अलवर्दी खां कहाँ का नवाब था? अब उसके कोई बच्चे नहीं थे, है ना। तो 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन बना? इन्होंने कौन सी किला पे आक्रमण किया था? विलियम फोर्ट पर आक्रमण किया। अंग्रेजों को लगा कि एक बंदर जो है शेर को तमाचा मार दिया है। और शेर बैठा था कहाँ? मद्रास में। अरे जो गवर्नर जनरल था ना, रॉबर्ट क्लाइव, वहां पर बैठा था। उन्होंने अपनी सेना को भेजा। अब इन लोगों ने प्लान बनाया कि सिराजुद्दौला का तो घर में तो कोई वैल्यू नहीं देता है ना। जो लोग उसके अगेंस्ट में है सबको सबसे पहले उन्होंने अपने में मिलाया। तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति जो था वो कौन था? मीर जाफर था। अब मीर जाफर जो है अंग्रेजों की तरफ मिल गया, युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इस तरह से सिराजुद्दौला जो है युद्ध में हार गया। 1757 के इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अब प्लासी का युद्ध ने यह तय कर दिया कि अंग्रेज अब आजाद होकर के बंगाल में व्यापार करेगा, ठीक। अब मीर जाफर को वहां का नवाब घोषित किया गया। वो 1760 ईस्वी तक नवाब रहा। मीर कासिम जो था वो बोला अंग्रेजों को कि हमको बनाइए। तो अंग्रेज लोग पैसा का भूखल था, हो सकता है इसकी ज्यादा कमा हमको दे देगा। इस लालच में उसको भी बना दिया। अब उसको बनाया तो ये सोचा कि देखते हैं ट्राई करके, यदि हम स्वतंत्र राजा बन जाएं तब तो अच्छी बात है। उन्होंने अंग्रेजों का कब नया तरीके से साम्राज्य स्थापित करने का प्लान बनाया। इसके लिए वो जा करके मिला अवध के नवाब से। अवध का जो नवाब था वो सजाउद्दौला मिल करके प्लान बनाया कि भारत से अंग्रेजों को हटाना है। उसमें मुगल शासक का भी योगदान था। अब ये लोग प्लान बना रहा था, फिर अंग्रेज लोग तैयारी होकर के आया और बक्सर में युद्ध कर दिया उन लोगों के खिलाफ। बक्सर बिहार में है, हाँ, बक्सर बिहार में है। वहां पर जाकर के उन्होंने युद्ध किया 1764 में और अंग्रेजों ने उन लोगों को हरा दिया। अब ये दोनों युद्ध, बड़े युद्ध, ये तय कर दिया
कि अब भारत में शासन चलने वाला है अंग्रेजों का। अब व्यापार करता था वो सब, लेकिन अब वे लोग एक प्रकार से शासक बन जाएगा, राजा बन जाएगा। यहाँ तक का चैप्टर क्लियर है जी। नेक्स्ट में हम आपको समझाएंगे 1764 का इतिहास, 1764 के बाद का इतिहास। ठीक।